हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं मालिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, चलो। मालिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सुनो। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली स्पीसीज, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली स्पीसीज यानी कि प्रजाति, जैसे कि एटम हो सकता है, आयन हो सकता है या मालिक्यूल हो सकता है, इनकी जो संख्या होती है उस संख्या को ही हम मालिकुलरिटी कहते हैं, यानी कि आणविकता। ठीक है, मैं लिख देता हूं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली स्पीसीज, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली स्पीसीज, ये स्पीसीज एटम हो सकते हैं, या आयन्स हो सकते हैं, या मालिक्यूल हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं? एटम्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली स्पीसीज की संख्या, की संख्या अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता यानी कि मालिकुलरिटी कहलाती है। ठीक है बेटा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली स्पीसीज की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है ना। अब ये स्पीसीज एटम्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल हो सकते हैं। अच्छा, एक बात और समझो। क्या होता है जब रिएक्टेंट्स आपस में क्रिया करते हैं, रिएक्टेंट्स आपस में क्रिया करते हैं तो उनके बीच में टक्कर होती है। क्या होती है? टक्कर, यानी कि कोलिजन होता है। तो जो टक्कर होती है वो प्रभावी टक्कर होना चाहिए। जब तक प्रभावी टक्कर नहीं होती है, इफेक्टिव टक्कर नहीं होती है, तब तक प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इफेक्टिव कोलिजन वाली जो स्पीसीज है, या इफेक्टिव कोलिजन वाले जो रिएक्टेंट्स है, उनकी संख्या को हम अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। ठीक है ना। अभिक्रिया में भाग लेने वाली ऐसी स्पीसीज जिनके बीच, अभिक्रिया में भाग लेने वाली ऐसी स्पीसीज जिनके बीच प्रभावी टक्कर, प्रभावी टक्कर
जिनके बीच प्रभावी टक्कर, इंग्लिश में बोलेंगे इफेक्टिव कोलिजन। अभिक्रिया में भाग लेने वाली ऐसी स्पीशीज जिनके बीच प्रभावी टक्कर होती है। की संख्या होती है, की संख्या। अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। ठीक है बेटा, एक बार पढ़ो। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली स्पीशीज, एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है ना। अभिक्रिया में भाग लेने वाली ऐसी स्पीशीज जिनके बीच प्रभावी टक्कर यानी कि इफेक्टिव कोलिजन होती है, की संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। ठीक है, चलो मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो एक एग्जांपल लिखा अपन ने जिसमें A प्लस बी से C बना, A प्लस बी से क्या बना, C। तो यहाँ पे देखो रिएक्टेंट कितने हैं, दो, एक A और एक B, दो है। तो इन दोनों के बीच जब प्रभावी टक्कर होगी, इफेक्टिव कोलिजन होगा, तो ये जो C है ये बनेगा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे जो मॉलिक्यूलरिटी है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कितनी होगी, मॉलिक्यूलरिटी होगी दो। कैसे, एक A और एक B, एक A और एक B, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, दो हो जाएगी, टू हो जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, कुछ एक्स्ट्रा बातें हमको लिखनी है, पहले आप ये नोट कर लो। की पॉइंट्स। ठीक है, की पॉइंट्स में पहला पॉइंट तो ये है बेटा कि जो अभिक्रिया की आणविकता है, जो मॉलिक्यूलरिटी है, वो कभी भी 3 से अधिक नहीं होती है ना। याद रखना, अभिक्रिया की आणविकता कभी भी 3 से अधिक नहीं होती है ना। अभिक्रिया की मॉलिक्यूलरिटी तीन से अधिक नहीं होती है। अभिक्रिया की मॉलिक्यूलरिटी यानी कि आणविकता 3 से अधिक नहीं होती। ऐसा क्यों, क्योंकि जब 3 से अधिक मॉलिक्यूल होंगे तो उनमें कोलिजन होने की जो संभावना है, जो कोलिजन होने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत ही रेयर होती है, बहुत ही कम होती है ना। तो अभिक्रिया की मॉलिक्यूलरिटी 3 से अधिक नहीं होती है।
क्योंकि 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 तीन या तीन से अधिक, क्योंकि तीन या तीन से अधिक मॉलिक्यूल्स के बीच प्रभावी टक्कर होने की संभावना बहुत दुर्लभ ठीक है बेटा। क्या लिखा? अभिक्रिया की मालिकुलरिटी तीन से अधिक नहीं होती है, क्योंकि तीन या तीन से अधिक मॉलिक्यूल्स के बीच प्रभावी टक्कर होने की संभावना बहुत दुर्लभ है। संभावना बहुत दुर्लभ है, इसका मतलब ये है कि जब तीन या तीन से अधिक मॉलिक्यूल होते हैं तो उनके बीच इफेक्टिव टक्कर बहुत ही कम होती है, या ये भी हो सकता है कि ना हो। इसलिए अभिक्रिया की मॉलिक्यूलरिटी तीन से अधिक नहीं होती, तीन तो होती है लेकिन तीन से अधिक नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, प्रभावी टक्कर क्या होता है? प्रभावी टक्कर हम आगे इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में। ठीक है ना। वहां पे आपको मैं इफेक्टिव और नॉन इफेक्टिव दोनों टाइप के कोलिजन समझाऊंगा। ठीक है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। एक चीज और, जो मॉलिक्यूलरिटी है वो एलिमेंटरी रिएक्शन पे लागू होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पे लागू नहीं होती है ना। एलिमेंटरी रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जो एक स्टेप में होती है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जो एक से अधिक स्टेप में होती है। ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी 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 मतलब ये आणविकता। आणविकता है ना। प्राथमिक अभिक्रिया प्राथमिक अभिक्रिया पर लागू होती है। जो मॉलिक्यूलरिटी है, जो आणविकता है, वो किस पे लागू होती है? एलिमेंटरी रिएक्शन यानी कि प्राथमिक अभिक्रिया पर लागू होती है। ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूलरिटी जटिल अभिक्रिया पर लागू नहीं होती है। ठीक है। ये दो पॉइंट और आप याद रखना कि जो मॉलिक्यूलरिटी है वो प्राथमिक अभिक्रिया पर लागू होती है, लेकिन जो जटिल अभिक्रिया है उस पर लागू नहीं होती। अब प्राथमिक अभिक्रिया क्या होती है और जटिल अभिक्रिया क्या होती है वो अपन अभी आगे समझेंगे। फिलहाल आप ये नोट करो इतना।
चलो कर लिया। नेक्स्ट है एलिमेंटरी रिएक्शन, इसी को हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक अभिक्रिया। ठीक है, क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जो एक स्टेप में होती है, सिंगल स्टेप में होती है, उसको बोलते हैं एलिमेंटरी रिएक्शन, यानी कि प्राथमिक अभिक्रिया। ठीक, चलो लिखते हैं। ऐसी अभिक्रिया जो सिंगल स्टेप ऐसी अभिक्रिया जो सिंगल स्टेप मतलब एक पद में होती है। ऐसी अभिक्रिया जो सिंगल स्टेप में होती है। प्राथमिक अभिक्रिया को ही अंग्रेजी में बोलते हैं एलिमेंटरी रिएक्शन। एलिमेंटरी रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया जो सिंगल स्टेप मतलब एक पद में होती है, प्राथमिक अभिक्रिया यानी कि एलिमेंटरी रिएक्शन कहलाती है। प्राथमिक अभिक्रिया, अच्छा ये यहां से लगना था, प्राथमिक अभिक्रिया एलिमेंटरी रिएक्शन कहलाती है। अच्छा, अधिकांश प्राथमिक अभिक्रियाओं में क्या देखा गया कि उनका जो ऑर्डर होता है और उनकी जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, ये बात याद रखना, मैं लिख देता हूं। अधिकांश एलिमेंटरी रिएक्शंस की मॉलिक्यूलरिटी यानी कि आणविकता मॉलिक्यूलरिटी यानी कि आणविकता और ऑर्डर यानी कि कोटि बराबर होती है। ठीक है बेटा, अधिकांश एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या देखा गया कि इनकी जो आणविकता होती है यानी कि मॉलिक्यूलरिटी और इनकी जो कोटि होती है यानी कि ऑर्डर, वो बराबर होती है। कैसी होती है? बराबर, आणविकता और कोटि बराबर होती है। ठीक है, अच्छा टाइप्स ऑफ एलिमेंटरी रिएक्शन। टाइप्स ऑफ एलिमेंटरी रिएक्शन, तो इनके टाइप की बात करें तो ये 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो होती है यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है। एक होती है बायमॉलिक्यूलर, एक होती है ट्राइमॉलिक्यूलर। ठीक है, जो एलिमेंट्री रिएक्शन है वो 3 टाइप की होती है, यूनिमॉलिक्यूलर, बायमॉलिक्यूलर, ट्राइमॉलिक्यूलर। ट्राइमॉलिक्यूलर के बाद
टेट्रामालिकुलर आ सकता है, लेकिन टेट्रामालिकुलर के होने की जो संभावना है वो बहुत ही कम है ना, क्योंकि 3 या 3 से अधिक मालिक्यूल के बीच प्रभावी टक्कर बहुत दुर्लभ होती है, मतलब बहुत रेयर केस में देखने को मिलती है ना। ज्यादातर यूनिमालिकुलर, बायमालिकुलर या खूब से खूब ट्राइमालिकुलर, इसके आगे नहीं होगा। ठीक है, पहले ये नोट करो, फिर अपन एक एक करके इनको समझते हैं। कर लिया क्या नोट? यूनिमॉलिकुलर, यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन, यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। देखो यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही रिएक्टिंग स्पीशीज हो, ऐसी रिएक्शन जिसमें एक ही रिएक्टिंग स्पीशीज हो, मतलब एक ही क्रिया करने वाली प्रजाति हो, उसको हम बोलते हैं यूनिमॉलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, इस प्रकार की अभिक्रिया में एक रिएक्टिंग स्पीशीज होती है। ठीक है बेटा, इस प्रकार की अभिक्रिया में एक मतलब वन रिएक्टिंग स्पीशीज होती है ना। देखो एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान लो एक एग्जांपल हम लेते हैं NH4NO2 का। किसका? NH4NO2 का। NH4NO2 है ना, इसका जब डीकम्पोजिशन होगा तो N2 प्लस H2O N2 प्लस H2O, तो 2 H2O बनेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करा है, NH4NO2 का डिकम्पोजिशन करवाया। NH4NO2 का जब डिकम्पोजिशन होगा तो N2 प्लस 2H2O बनेगा। क्या बनेगा? N2 प्लस 2H2O। अब यहाँ पे देखो, ये रिएक्टिंग स्पीशीज एक ही है, NH4NO2 एक ही स्पीशीज है, NH4NO2 इसका एक ही मॉलिक्यूल है, मतलब यहाँ पे जो मालिकुलरिटी होगी वो एक होगी। मालिकुलरिटी क्या होगी? एक होगी। जैसे मान लो आप इसके लिए रेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रेट। तो हम रेट कैसे लिखेंगे? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल NH4NO2 और यहाँ पे n लगाते हैं। ठीक है, अब रेट इक्वल टू, समानुपाती हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा के। ठीक है, इसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं। और NH4NO2। ठीक है, एक्सपेरिमेंट द्वारा ये पता चलता है, एक्सपेरिमेंट द्वारा ये पता चलता है कि NH4NO2 का जो डीकम्पोजिशन है, जो अपघटन है, वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। मतलब मैं यहाँ पे पावर 1 लगा सकता हूँ। क्या लगा सकता हूँ? पावर 1 लगा सकता हूँ, है ना। यहाँ यहाँ n क्या है? यहाँ पे n इक्वल टू है अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे n क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब अभिक्रिया की कोटि। तो इससे तो ये समझ में आ रहा है कि जो ऑर्डर है
जो इस अभिक्रिया का ऑर्डर है ना, यानी कि कोटि, वो क्या है? वो एक है। अच्छा, मालिकुलरिटी क्या है? मालिकुलरिटी, तो आपको बताऊं, मालिकुलरिटी भी एक ही है ना, एक ही तो स्पीशीज भाग ले रही है, तो ऑर्डर भी एक हो गया और मालिकुलरिटी भी एक हो गई, है ना। ऑर्डर भी एक और मालिकुलरिटी भी एक। लेकिन ऑर्डर प्रैक्टिकल से पता चलता है ना, देख के पता नहीं चलता है। ऐसा नहीं कि ये वन था तो देख के मैंने पावर वन लगा दी, वो तो ऐसा हो रहा है यहाँ पे कि ये भी वन है और हमने पावर भी वन लगाई है। बाकी जो ऑर्डर है वो देख के नहीं पता चलता है, ऑर्डर एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि कौन सी अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर है, कौन सी अभिक्रिया सेकंड ऑर्डर है। लेकिन मालिकुलरिटी को हम देख के पता करते हैं, है ना, यहाँ से देख के, एक मालिक्यूल है, एक स्पीसीज है, इसलिए एक मालिकुलरिटी, ठीक है। ये प्रैक्टिकल से आती है ना, कैसे आती है? प्रैक्टिकल से। ये प्रैक्टिकली होती है, प्रैक्टिकली होती है। कैसी होती है? प्रैक्टिकली। जबकि जो मालिकुलरिटी है वो थ्योरेटिकली है। ठीक है, ऑर्डर यानी कि कोटि प्रैक्टिकली होती है। प्रैक्टिकली मतलब एक्सपेरिमेंट से पता चलती है। और जो मालिकुलरिटी है वो थ्योरी से पता चलती है, मतलब देख के पता कर सकते हैं, इसलिए ये थ्योरेटिकल है ना। प्रैक्टिकली कोई अपन एक्सपेरिमेंटली भी बोलते हैं। एक्सपेरिमेंटली लिख दूं क्या? एक्सपेरिमेंटली लिखते हैं, वो ज़्यादा सही है। वैसे प्रैक्टिकली भी बोल सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे एक ही रिएक्टिंग स्पीसीज है ये, ठीक है, एक ही रिएक्टिंग स्पीसीज है, या यूं बोल दो एक ही मालिक्यूल है, इसलिए मालिकुलरिटी एक। और एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि अमोनियम नाइट्रेट NH4NO2 का जो डीकम्पोजिशन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक, नोट कर लो। चलो आगे बढ़े। अरे, यहीं से आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगला हम ले लेते हैं बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इसमें क्या होता है, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, बाय बाय मतलब दो होता है। तो इसमें दो रिएक्टिंग स्पीसीज होती है जिनके बीच एक साथ प्रभावी टक्कर होती है। दो रिएक्टिंग स्पीसीज के बीच एक साथ प्रभावी टक्कर होती है, याद रहेगा बात। दो रिएक्टिंग स्पीसीज होती है जिनके बीच एक साथ कोलिजन होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया इस प्रकार की अभिक्रिया में दो रिएक्टिंग स्पीसीज के बीच एक साथ प्रभावी टक्कर होती है, ठीक है ना। इस प्रकार की अभिक्रिया में दो रिएक्टिंग स्पीसीज के बीच एक साथ प्रभावी टक्कर होती है, ठीक है ना। एक साथ प्रभावी टक्कर होती है। प्रभावी टक्कर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब तक प्रभावी टक्कर नहीं होगी तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। प्रोडक्ट बनने के लिए दो स्पीसीज के बीच प्रभावी टक्कर होना चाहिए, ठीक है, और एक साथ होना चाहिए। चले, तो
ऐसी कौन सी अभिक्रिया है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो हम HI का अपघटन देखें, किसका अपघटन, HI का, तो 2HI, इससे मान लो H2 बना प्लस I2 बना, ठीक है, 2HI का अपघटन हुआ तो H2 प्लस I2 बना। अब यहाँ पे यदि आप इसकी रेट लिखते हो तो रेट कैसे लिखेंगे, KHI और ये 2 तो पावर 2 लगा दी, ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट से पता चलता है ना। अच्छा, तो ऑर्डर क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर मतलब कोटि, तो हम कोटि यानी कि ऑर्डर बोल सकते हैं कि 2 है, कितना है, 2 है। अच्छा, मालिकुलरिटी, मॉलिकुलरिटी, मालिकुलरिटी मतलब आणविकता, तो आणविकता भी कितनी है, 2, ठीक है। अब जो मालिकुलरिटी है यानी कि आणविकता, वो तो मैं यहीं से देख के बता रहा हूं कि 2 स्पीशीज भाग ले रही है। HI के कितने मॉलिक्यूल है, 2, यहाँ पे देखो ना, HI के कितने मॉलिक्यूल है, 2, मतलब HI की 2 स्पीशीज आपस में टक्कर करेगी तो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। तो HI की 2 स्पीशीज या 2 मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, जिनके टकराने से प्रोडक्ट बनता है, तो आणविकता कितनी हो गई, 2। तो मालिकुलरिटी यानी कि आणविकता तो मैं यहीं से देख के बता रहा हूं, लेकिन यहाँ पे जो कोटि है ना वो एक्सपेरिमेंट से पता चलती है, यहाँ देखने से पता नहीं चलती, ठीक है ना, इस बात को आप याद रखना। ये एक्सपेरिमेंट से पता चलती है, किससे पता चलती है, एक्सपेरिमेंट से, एक्सपेरिमेंट से पता करते हैं, है ना, एक्सपेरिमेंट से पता करते हैं। और ये थ्योरेटिकली होती है, थ्योरेटिकली होती है, मतलब देख के पता करते हैं। यहाँ पे इस रिएक्शन को मैं देख के बता रहा हूँ कि इसकी मालिकुलरिटी 2 है, तो सर कोटि भी तो आपने 2 ही लिखी है। देखो, ये एलिमेंटरी रिएक्शन है, और एलिमेंटरी रिएक्शन में क्या होता है, अधिकांश एलिमेंटरी रिएक्शन में ऑर्डर और मालिकुलरिटी बराबर आता है ना। ये एक योग मात्र है, क्या है, एक योग मात्र है कि ऐसा योग से हो रहा है, वास्तव में हम यहां देख के नहीं लिख रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट से पता चलता है। तो जो कोटि है वो एक्सपेरिमेंट से पता चलती है, प्रयोग से पता चलती है, जबकि आणविकता को देख के बताते हैं, है ना। ये केवल एक योग है कि इसकी इसकी जो कोटि है वो भी 2 आ रही है, और जो आणविकता है वो भी 2 आ रही है, ठीक है ना। तो जो एलिमेंटरी रिएक्शन होती है उसी के ये टाइप है, और अधिकांश एलिमेंटरी रिएक्शन में ऐसा ही होता है कि उनकी कोटि और आणविकता इक्वल होती है, ठीक है, नोट करो। अब जैसे मान लो, देखो इसी को मैं इस तरह से आपको समझाता हूँ, है ना, इसी एग्जाम्पल को मैं आपको थोड़ा सा यहीं पे समझाता हूँ। देखो, देखना है, यही वाले रिएक्शन लेते हैं अपन, ये वाला, ठीक है, चलो यही वाले रिएक्शन लेते हैं। 2HI या फिर ऐसा करो, समझ में तो आ गया ना आपको, अपन आगे बढ़ते हैं। अगला
ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन पढ़ते हैं। ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होती है? देखो, बाय मॉलिक्यूलर का मतलब है कि दो रिएक्टिंग स्पीशीज एक साथ टकराएंगी, और ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब है कि तीन रिएक्टिंग स्पीशीज के बीच एक साथ टक्कर होगी, है ना। तो ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन में लिखेंगे इस प्रकार की अभिक्रिया में, इस प्रकार की अभिक्रिया में, इस प्रकार की अभिक्रिया में तीन रिएक्टिंग स्पीशीज, तीन रिएक्टिंग स्पीशीज के बीच एक साथ टक्कर होती है। ठीक है बेटा, इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसमें तीन रिएक्टिंग स्पीशीज होती है। कितनी रिएक्टिंग स्पीशीज होती है? तीन रिएक्टिंग स्पीशीज होती है, और उनके बीच एक साथ प्रभावी टक्कर होती है। ठीक है, ये नोट करो, फिर एग्जांपल से समझाता हूं। कर लिया क्या? चलो, जैसे मान लो एग्जांपल लिखा हमने 2NO प्लस O2, 2NO प्लस O2, 2NO2। ठीक है, 2NO प्लस O2 दोनों ने आपस में क्रिया करी तो बना 2NO2, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो रिएक्टिंग स्पीशीज तो ये है और एक रिएक्टिंग स्पीशीज ये है। या ऐसे समझ में नहीं आए तो यूं समझ लो, ये कितने मॉलिक्यूल है? दो, और ये कितना मॉलिक्यूल है? एक। भाई इसके आगे 2 नंबर लिखा हुआ ना, मतलब ये 2 मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब ये एक है। तो ये एक मॉलिक्यूल और एक ये 2 मॉलिक्यूल, तो टोटल कितने हो गए? 3 मॉलिक्यूल हो गए, मतलब इसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 आएगी। ठीक है, या ऐसा बोल दो कि दो रिएक्टिंग स्पीशीज ये है और एक रिएक्टिंग स्पीशीज ये है। ठीक है, अच्छा, तो अब जैसे मान लो आपको इसकी रेट लिखनी है, तो रेट कैसे लिखेंगे? तो रेट इक्वल टू के और NO2 की पावर 2 और O2 की पावर 1। ठीक है ना, तो रेट इक्वल टू के NO2 की पावर 2, और इसको आप नॉर्मल ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 1 पावर लगाओ चाहो मत लगाओ वो 1 ही है। ठीक है ना, अब ये रेट, ये जो पावर लगाई है ना, ये मैंने यहाँ से देख के नहीं लगाई है, ये तो एक्सपेरिमेंट से पता चलती है ना। ये तो केवल एक योग मात्र है कि ऐसा हो रहा है कि जो यहाँ पे नंबर दिख रहा है वही यहाँ पे पावर लगी हुई है। ये केवल एक योग है कि ये एक जैसे दिख रहे हैं बाकी ये जो पावर है ना, ये एक्सपेरिमेंट से आती है, ऐसे नहीं देख के नहीं लगाते। ठीक है ना, अच्छा,
अब ये तो हो गया रेट। तो रेट में देखो जो पावर होती है उसको जोड़ के हम क्या बताते हैं, ऑर्डर। तो ऑर्डर इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, ऑर्डर इक्वल टू लिखते हैं, आपको याद होगा एक्स प्लस वाई। एक्स मान लो 2 है और वाई मान लो 1 है, तो टोटल कितना हो गया 3। तो ऑर्डर कितना आया 3। अच्छा, मालिकुलरिटी, मालिकुलरिटी भी 3 ही आएगी है ना, 2 स्पीसीज ये और एक ये 3। ठीक है बेटा। तो जो एलिमेंटरी रिएक्शन होती है यानी कि जो प्राथमिक रिएक्शन होती है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, एक ही स्टेप में होती है ना, ये एक ही स्टेप में हो गई, ऐसी 2-3 स्टेप नहीं होती, नॉर्मल एक ही स्टेप में हो रही है, तो सिंगल स्टेप रिएक्शन है। और जो एलिमेंटरी रिएक्शन होती है उनमें अधिकांश अभिक्रियाओं में ऐसा होता है कि ऑर्डर और मालिकुलरिटी सेम आती है। ठीक है। और इसके अलावा एक चीज ये याद रखना है कि ऑर्डर एक्सपेरिमेंट से आता है, प्रयोग से आता है, जबकि मालिकुलरिटी को हम देख के बताते हैं, है ना, वो थ्योरेटिकल है। नोट करो। पेन देना सर। चलो बना लिया, आगे बढ़ जाएं। तो एलिमेंट्री रिएक्शन समझ में आ गई, प्राथमिक अभिक्रिया एक स्टेप में होती है ना, और ये 3 टाइप की होती है, यूनिमालिकुलर, बायमालिकुलर और ट्राइमालिकुलर। यदि एक ही रिएक्टिंग स्पीसीज है तो यूनिमालिकुलर, 2 रिएक्टिंग स्पीसीज है तो बायमालिकुलर, और 3 रिएक्टिंग स्पीसीज है तो ट्राइमालिकुलर। ठीक, हिंदी में ऐसा बोलेंगे एक आणविक, द्विआण्विक, त्रिआण्विक, है ना। अच्छा, नेक्स्ट है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये क्या होती है, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, यहां पे लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब इनका ऑर्डर तो फर्स्ट होता है लेकिन मॉलिक्यूलरिटी फर्स्ट नहीं होती है। मतलब ऑर्डर तो एक होता है लेकिन मॉलिक्यूलरिटी एक नहीं होती है। तो ऐसी रिएक्शन जिनका ऑर्डर तो एक होता है इसीलिए तो फर्स्ट ऑर्डर बोल रहे हैं, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी एक नहीं होती है, उनको बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, मैं लिख देता हूं। ऐसी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि, कोटि मतलब ऑर्डर, ऑर्डर कोटि तो एक हो, ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि यानी कि ऑर्डर तो एक हो परंतु आणविकता, आणविकता यानी कि मॉलिक्यूलरिटी मॉलिक्यूलरिटी एक ना हो, एक ना हो, है ना। ऑर्डर तो एक हो लेकिन मॉलिक्यूलरिटी एक ना हो। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है, क्या कहलाती है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। ठीक है ना बेटा, याद रहेगी बात। ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि तो एक हो परंतु आणविकता एक ना हो, है ना, क्या कहलाती है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। ठीक, अच्छा,
अब ऐसी कौन सी अभिक्रियाएं होती है जिनमें ऑर्डर तो एक होता है लेकिन मॉलिक्यूलरिटी एक ना होती है? समझते हैं, देखो इसका सबसे पहला एग्जांपल आप लिख सकते हैं, बहुत फेमस है, एस्टर का अम्लीय जल अपघटन। 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 एस्टर का अम्लीय जल अपघटन में कोई सा भी एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो ये एग्जांपल ले लिया हमने, CH3COO, C2H5, ये एस्टर है, ठीक है। जल अपघटन मतलब साथ में जल लेंगे, और एसिडिक बोल रहे हैं मतलब ये एसिड की प्रेजेंस में होगा। किसकी प्रेजेंस में होगा? एसिड की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा? CH3COOH प्लस C2H5OH, है ना। एस्टर का जब हाइड्रोलाइसिस होता है तो एसिड और एल्कोहल बनता है ना। क्या बनता है? एसिड और एल्कोहल। देखो जैसे ये 1 और ये 2, इधर वाला पार्ट क्या है? इथाइल। क्या है? इथाइल। ये इथाइल है ना। क्या है ये? इथाइल। तो इथाइल इथाइल एसीटेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? इथाइल एसीटेट, ठीक। अच्छा ये क्या है? ये एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड। और ये क्या है? इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, ठीक। अच्छा कुछ नहीं होता, ये यहाँ से ब्रेक होगा, है ना। ये जो बॉन्ड है यहाँ से ब्रेक होगा, एक तरफ H लगा देना, एक तरफ OH लगा देना, तो वो एसिटिक एसिड और एल्कोहल बन जाएगा। अब यहाँ पे आप एक काम की बात समझो, यहाँ पे जो वाटर होता है ना बेटा, वो एक्सिस में होता है। वाटर काय में होता है? एक्सिस में। क्योंकि वाटर को यहाँ पे सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं, और सॉल्वेंट तो हमेशा ज्यादा ही लेते हैं। भाई कोई भी अभिक्रिया होती है या कोई भी आप घोल बनाते हो तो उसमें पानी ज्यादा होता है, तभी तो घोल बनता है। तो यहाँ पे जो वाटर है वो एक्सिस में होता है। काय में होता है? एक्सिस में, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा करूं, अब जैसे मान लो आपको रेट लिखनी है, इस अभिक्रिया के लिए रेट लिखनी है, तो रेट कैसे लिखेंगे? तो रेट इक्वल टू के और CH3COO C2H5, है ना। CH3COO C2H5 और H2O, ठीक है। अब जो ये जो एस्टर है ना, ये जो इथाइल एसीटेट लिखा ना, ये एस्टर है। क्या है ये? एस्टर है। तो जो आपका एस्टर है उसकी पावर यहाँ पे 1 लगाते हैं, और जो H2O है इसकी पावर 0 लगाते हैं। क्यों सर 0 क्यों लगाया? 0 इसलिए लगाया क्योंकि ये जो अभिक्रिया है, ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया की रेट इस वाटर पर डिपेंड नहीं करती है। इस अभिक्रिया की रेट वाटर पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है ना। देखो हमने पढ़ा था, आपको याद हो तो, जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, उसमें जो अभिक्रिया की दर होती है वो रिएक्टेंट पर डिपेंड नहीं करती है, इसलिए हम रिएक्टेंट की पावर 0 लगा देते हैं। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है एस्टर का अम्लीय जल अपघटन, इसमें क्या होता है? इसमें इसमें जो अभिक्रिया की रेट होती है, जो अभिक्रिया की दर होती है, वो वाटर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, इसलिए हमने पावर क्या लगा दी? 0। अब जिसकी पावर 0 लगा देंगे वो 1 हो जाएगा, जिसकी पावर 0 लगा देंगे वो 1 हो जाएगा। और 1 का कोई मतलब नहीं, मतलब ये यहां से खत्म हो जाएगा। तो फाइनली क्या आएगा? फाइनली ये आएगा, रेट इक्वल टू के और CH3COO C2H5, ये, ठीक है।
ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो गया रेट एक्सप्रेशन। अब ये जो मैंने लिखा है ना, ये एक्सपेरिमेंट से आता है। कैसे आता है? एक्सपेरिमेंट से। ये प्रैक्टिकल से पता चलता है, ऐसे देख के पता नहीं चलता है। ये प्रैक्टिकल से पता चलता है कि इस अभिक्रिया की जो रेट है वो वाटर पे डिपेंड नहीं कर रही है और इस पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे हमको ये तो समझ में आ गया कि इसका जो ऑर्डर है, इसका जो ऑर्डर है वो क्या है? ऑर्डर एक है, ठीक है ना भाई। ये तो खत्म ही हो गया ना, तो बचा क्या? ये एक, तो इसका ऑर्डर एक है। अच्छा, मॉलिक्यूलरिटी क्या बताओगे? मॉलिक्यूलरिटी क्या बताओगे? तो मॉलिक्यूलरिटी तो हम दो बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टिंग स्पीशीज तो दो है ना, एस्टर और वाटर। तो रिएक्टिंग स्पीशीज तो मेरे पास दो है, मतलब मॉलिक्यूलरिटी क्या आएगी? दो। तो अब आप देखो, ऑर्डर तो एक है लेकिन मॉलिक्यूलरिटी एक नहीं है। तो ऐसी रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया जिनकी कोटि तो एक हो, ऑर्डर तो एक हो, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी एक ना हो। एक ना हो मतलब कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। हालांकि मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा नहीं होती है। तो ऑर्डर एक हो लेकिन मॉलिक्यूलरिटी एक ना हो, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हिंदी में इनको बोलते हैं आभासी प्रथम कोटि अभिक्रिया, ठीक है। ये नोट करो, फिर एक और एग्जांपल बताता हूं। आज का जो लेक्चर है उसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है ना, और क्वेश्चन भी थ्योरेटिकल ही इसमें से ज़्यादातर बनते हैं, और बोर्ड के हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलो आगे बढ़ जाए क्या? इसका एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको। इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज, इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज, इसी को आप सुक्रोज का जल अपघटन या हाइड्रोलाइसिस भी कह सकते हैं। सुक्रोज का जल अपघटन, ठीक है। इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज का जल अपघटन। इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज बोल दो या सुक्रोज का जल अपघटन भी कह सकते हैं, है ना। अच्छा, इन्वर्जन का मतलब होता है शायद प्रतिलोमन कुछ बोलते हैं, है ना। इसमें क्या होता है? रोटेशन चेंज हो जाता है, रोटेशन चेंज हो जाता है, बदल जाता है, तो वो इन्वर्जन हो गया। और सुक्रोज का जल अपघटन मतलब सुक्रोज की जब हम जल से क्रिया करवाएंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा, है ना। रिएक्शन एक ही है, बस अलग अलग नाम से जानते हैं, या तो इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज बोलते हैं या फिर सुक्रोज का जल अपघटन बोलते हैं, ठीक है ना। देखो क्या होता है, जैसे मान लो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है? C12 H22 O11, ठीक है। वाटर से अभिक्रिया करवाएंगे तो इसमें क्या होता है? इसमें ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बनता है, ये सब आपने पढ़ा होगा। क्या बनता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है। तो हाइड्रोलाइसिस के बाद इसका जो घूर्णन है, इस सुक्रोज का जो रोटेशन है वो चेंज हो जाता है, इसलिए बोलते हैं इन्वर्जन, है ना। और हम यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या चीज हो रही है? यहाँ पे यदि आप इसके लिए रेट लिखोगे, अच्छा ये देखो, ये वाटर, वाटर यहाँ पे एक्सिस में है, वाटर यहाँ पे क्या पे है? एक्सिस में है। तो जब आप रेट लिखोगे, क्या लिखोगे? रेट। तो रेट कैसे लिखेंगे? के और C12 H22 O11, ठीक है। और इसकी पावर 1 और H2O इसकी पावर 0, ठीक है। ये ऐसा क्यों लिख दिया मैंने? ऐसा एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, ठीक है ना। प्रयोग से ऐसा पता चलता है कि जो एस्टर का जल अपघटन है वो
वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, और जिसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करे उसकी पावर हम 0 लगा देते हैं, ठीक है ना। और इसके सुक्रोज के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 होता है, सुक्रोज के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या होता है, 1 होता है, इसलिए मैंने इसकी पावर 1 लगा रखी है। ये एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, देख के नहीं पता चलता है, ये एक्सपेरिमेंट से पता चलता है, प्रयोग से पता चलता है। अच्छा, अब देखो, जिसकी पावर 0 वो 1 हो जाएगा, जिसकी पावर 0 वो क्या हो जाएगा, 1। तो ये तो 1 हो गया, मतलब खत्म हो गया, तो बचा क्या, C12 H22 O11, ठीक है। ये हो गया दर का प्रदर्शन, है ना, रेट का रिप्रेजेंटेशन। अब इसको देख के आप बताओ ऑर्डर क्या समझ में आ रहा है। तो ऑर्डर तो एक ही दिख रहा है ना भाई, ये देखो इसकी पावर 1 है और ये 0 है, तो 1 + 0 1 ही होगा, तो ऑर्डर तो 1 है। अच्छा, मालिकुलरिटी, मालिकुलरिटी बताओ। तो मालिकुलरिटी तो 2 होगी, क्योंकि रिएक्टिंग स्पीशीज तो 2 है ना, सुक्रोज और वाटर। तो मालिकुलरिटी क्या होगी, 2। अब आप खुद सोचो, ऑर्डर तो 1 है लेकिन मालिकुलरिटी 1 नहीं है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑर्डर तो 1 हो लेकिन मालिकुलरिटी 1 ना हो, उसको बोलते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो इसके दो फेमस एग्जांपल है, एस्टर का जल अपघटन और इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज। इसी को आप सुक्रोज का जल अपघटन भी कह सकते हैं। सुक्रोज मतलब गन्ने की शर्करा, ठीक, नोट करो। आगे बढ़ जाए, चलो। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये क्या होता है, देखो, एसी अब तक तो हम क्या पढ़ रहे थे, एलिमेंट्री रिएक्शन पढ़ रहे थे। एसी रिएक्शन जो एक स्टेप में होती है उसको एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। तो अब तक हम जो भी पढ़ रहे थे वो सब एलिमेंट्री रिएक्शन है, रिएक्शन थी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या, ऐसी रिएक्शन जो एक से ज्यादा पद में हो, एक से ज्यादा स्टेप में हो, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, है ना, जटिल अभिक्रिया। मैं लिख देता हूं, इस प्रकार की अभिक्रिया, इस प्रकार की अभिक्रिया एक से अधिक, एक से अधिक स्टेप में होती है। इस प्रकार की अभिक्रिया एक से अधिक स्टेप में होती है। एक से अधिक स्टेप मतलब 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 5 भी हो सकती है। एक से अधिक मतलब अधिक, ठीक है। तो एक से अधिक स्टेप में होती है। दूसरी चीज, इस पर मालिकुलरिटी लागू नहीं होती है। इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उस पर मालिकुलरिटी लागू नहीं होती है ना। इस प्रकार की अभिक्रिया पर मालिकुलरिटी लागू नहीं होती। इस प्रकार की अभिक्रिया पर मालिकुलरिटी लागू नहीं होती, क्योंकि एक से ज्यादा स्टेप में होती है। अब यदि आप सभी स्टेप्स को अलग अलग देखोगे ना तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। इसलिए मालिकुलरिटी इस पर लागू नहीं होती। हाँ, इसमें क्या होता है, एक से अधिक स्टेप होती है तो हम सबसे स्लो स्टेप को देखते हैं। किसको देखते हैं, स्लो स्टेप को। इस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे मंद पद यानी कि स्लो स्टेप
स्लो स्टेप को देखा जाता है। देखो बहुत सारी स्टेप होती है, तो यदि हमको अभिक्रिया के बारे में कुछ डिटरमाइन करना है ना, तो हम सबसे स्लो स्टेप को देखते हैं, सबसे धीमे पद को देखते हैं, है ना। जो सबसे धीमा पद होता है ना, यही दर निर्धारक पद होता है, मतलब यही अभिक्रिया की दर को बताता है। तो सबसे स्लो स्टेप मतलब मंद पद, सबसे स्लो स्टेप दर निर्धारक, दर निर्धारक पद होता है ना। सबसे स्लो स्टेप दर निर्धारक पद होता है, मतलब इसी को देख के हम अभिक्रिया की दर बताते हैं। अच्छा, एक चीज और, ये जो स्लो स्टेप होती है ना, इसके लिए स्लो स्टेप के लिए मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर सेम होता है। स्लो स्टेप के लिए मॉलिक्युलरिटी मतलब आणविकता और ऑर्डर सेम होता है। एक बार पढ़ लो इसको, फिर मैं आपको समझाता हूं। देखो, इस प्रकार की अभिक्रिया एक से अधिक स्टेप में होती है, याद रखना, एक से ज्यादा स्टेप होती है। इस प्रकार की अभिक्रिया पर मॉलिक्युलरिटी लागू नहीं होती, ठीक है। इस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे मंद पद यानी कि स्लो स्टेप को देखा जाता है। सबसे स्लो स्टेप दर निर्धारक पद होता है, इसी को देख के दर बताई जाती है, रेट बताई जाती है। और जो स्लो स्टेप होती है, जो सबसे धीमा पद होता है, उसकी मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर सेम होता है। मतलब ऑर्डर यदि एक आएगा तो मॉलिक्युलरिटी भी एक आएगी, ऑर्डर यदि दो आएगा तो मॉलिक्युलरिटी भी दो आएगी, मतलब सेम नंबर आता है, ठीक। आप ये नोट करो, फिर एक एग्जांपल से हम समझते हैं। यहाँ से समझते हैं, रेट डिटरमाइन स्टेप करके इस एग्जाम यहाँ से अपन समझते हैं। देखो, जैसे मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है 2H2O2, और यहाँ पे ये I माइनस है, थोड़ा बड़ा लिखने दो। टू H2O2 और यहाँ पे लिखा I माइनस, है ना, I माइनस, और यहाँ पे 2H2O प्लस O2, 2H2O प्लस O2, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और ये जो I माइनस है ना, ये यहाँ पे कैटलिस्ट है, ये क्या है? कैटलिस्ट है, ठीक है। और ये जो अभिक्रिया है ये क्षारीय माध्यम में होती है। कौन से माध्यम में होती है? क्षारीय माध्यम में होती है, ठीक है। तो जब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन करवाते हैं, डिकम्पोजिशन करवाते हैं, तो 2H2O प्लस O2 बनता है। क्या बनता है? 2H2O प्लस O2 बनता है, ठीक है। अब इसके लिए यदि आप रेट लिखते हैं, क्या लिखते हैं? रेट। पहले तो ऐसा करते हैं, पहले ये दो स्टेप में होती है, ये जो अभिक्रिया है या ये जो अपघटन है, ये दो स्टेप में होता है ना। H2O2 का अपघटन दो स्टेप में होता
है। कितनी स्टेप में होता है? 2 स्टेप में। अब सोचो 2 स्टेप हो रही मतलब एक से ज्यादा स्टेप है, और जब एक से ज्यादा स्टेप हो तो उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, 2 स्टेप में से पहली वाली स्टेप क्या है? देखो, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है? जो H2O2 है ये I माइनस के साथ क्रिया करेगा और बनता है H2O प्लस IO माइनस। क्या बनता है? H2O प्लस IO माइनस। ठीक, फिर दूसरी स्टेप में क्या होता है? दूसरी स्टेप में फिर से H2O2 लेते हैं। क्यों सर 2 बार H2O2 क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे हमने इसके 2 मोल ले रखे हैं, है ना, तो एक बार H2O2 ये ले लिया, एक बार H2O2 ये ले लिया। ठीक है, और फिर ये IO माइनस। ठीक है, तो इसमें फिर से H2O2 बनेगा, सॉरी H2O बनेगा प्लस I माइनस बनेगा प्लस O2 बनेगा। क्लियर? H2O और O2 और I माइनस। ठीक है, अच्छा इसमें ये जो है ना ये स्लो स्टेप है, ये वाली कैसी है? ये स्लो स्टेप है, और ये थोड़ी फास्ट होती कंपेयर टू, तो इसको फास्ट स्टेप बोल देते हैं। भाई 2 स्टेप है उसमें से मैं एक को स्लो बोल रहा हूँ, मतलब सीधी सी बात है दूसरी वाली फास्ट होगी। ठीक है, तो स्लो स्टेप को देख के रेट बताई जाती है। स्लो स्टेप को देख के क्या बताई जाती है? रेट बताई जाती है। तो इस रिएक्शन के लिए यदि मैं रेट लिखूं, इस रिएक्शन के लिए यदि मैं रेट लिखूं तो रेट क्या लिखूंगा बताओ? इसके लिए यदि हम रेट लिखेंगे तो देखो रेट ऐसे लिखेंगे के, अच्छा स्लो स्टेप ये वाली है, पहले वाली ये स्लो स्टेप, तो इसमें देखो 2 स्पीसीज है। कितनी स्पीसीज है? 2, तो H2O2 और I माइनस। तो इसके लिए रेट यदि लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे H2O2 और I माइनस। ठीक है ना? अब इस स्लो स्टेप के लिए यदि आप ऑर्डर बताओगे तो ऑर्डर भी 2 ही आएगा, एक ये और एक ये, मतलब इसकी पावर भी 1 और इसकी पावर भी 1। ये एक्सपेरिमेंट से आता है। और यदि आप मालिकुलरिटी बताओगे तो मालिकुलरिटी भी 2 ही आएगी। देखो एक मालिक्यूल ये और एक मालिक्यूल ये। ठीक है ना, इस तरह से। अच्छा थोड़ा सा छोटा करता है। इसको आप इस तरह से यदि देखें, कैसे? देखो इधर के I माइनस से इधर का I माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इधर के IO माइनस से इधर का IO माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो फिर बचा क्या? H2O2 और H2O2 दोनों मिला के 2H2O2 प्लस H2O और H2O, सॉरी प्लस नहीं, ये यहाँ पे देखो एरो आ गया ना, ये और ये दोनों H2O और H2O, 2H2O प्लस O2। ये देखो वापस यही वाली रिएक्शन बन गई, ये वाली। इससे ये देखो इधर के I माइनस से इधर का I माइनस कैंसिल हो जाता है, और इधर के IO माइनस से इधर का IO माइनस कैंसिल हो गया। अब एक H2O2 ये और एक H2O2 ये दोनों मिला के 2 हो गए, तो 2H2O2, और ये एरो लगा दिया। फिर एक H2O ये एक H2O ये, 2 मिला के 2H2O और एक O2। ठीक है ना, तो ये फाइनल जो रिएक्शन होती है वो इस तरह से बना लेते हैं, है ना। तो हमने यहाँ पे जो रेट है वो किससे देखी? स्लो स्टेप से देखी, है ना, ये यहाँ से। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है वो एक से ज़्यादा स्टेप में होती है, और उसकी यदि रेट बतानी है तो हम स्लो स्टेप से बताते हैं। किससे बताते हैं? स्लो स्टेप से बताते हैं। और स्लो स्टेप के लिए जो मालिकुलरिटी होती है और जो ऑर्डर होता है वो सेम आता है। ठीक है ना? अच्छा आगे बढ़ जाए क्या? लास्ट है इसमें ऑर्डर और मालिकुलरिटी में एक डिफरेंस है ना, बहुत सरल सा डिफरेंस है, मैं अभी लिखता हूँ। देखो ऑर्डर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोटि। ऑर्डर को हिंदी में क्या कहते हैं? कोटि। जैसे अपन बोलते हैं प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, ऐसे। और मालिकुलरिटी को बोलते हैं आणविकता। क्या बोलते हैं? आणविकता। ठीक है, अच्छा देखो जो कोटि है वो एक्सपेरिमेंट से आती है।
कैसे आती है? एक्सपेरिमेंट से मतलब प्रयोग से, मतलब हम बोल सकते हैं कि जो कोटि है वो प्रायोगिक होती है। कैसी होती है? प्रायोगिक। तो ये प्रायोगिक मतलब एक्सपेरिमेंटली। लिखाएगा ही नहीं पूरा, शॉर्ट में लिख दूं, एक्सपेरिमेंटली होती है। ठीक है, कोटि कैसी होती है? प्रायोगिक मतलब एक्सपेरिमेंटली होती है। और मालिकुलरिटी ये सैद्धांतिक। सैद्धांतिक मतलब थ्योरेटिकल। होती है। ठीक है, जो ऑर्डर है वो प्रायोगिक होता है, मतलब एक्सपेरिमेंट से आता है। और जो मालिकुलरिटी है वो सैद्धांतिक होती है। कैसी होती है? सैद्धांतिक। सैद्धांतिक गलत लिखा क्या मैंने? शायद ऐसा लिखता है। अब ठीक है, ये सैद्धांतिक होती है। कैसे होती है? सैद्धांतिक होती है ना। देख लेना, और कुछ हो तो भैया क्या है, कभी कभी हिंदी अंग्रेजी में लफड़ा हो जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट से आती है मतलब प्रायोगिक है, और वो देख के पता करते हैं मतलब थ्योरेटिकल, सैद्धांतिक है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो कोटि है ना वो 3 या 3 से अधिक हो सकती है। कोटि 3 से अधिक हो सकती है। लेकिन मालिकुलरिटी 3 से अधिक नहीं होती। क्यों? इसको अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब 3 से अधिक मालिक्यूल होंगे या 3 से अधिक रिएक्टिंग स्पीशीज होगी तो उनके बीच इफेक्टिव टक्कर का होना मुश्किल है। ठीक है ना, तो मालिकुलरिटी 3 से अधिक नहीं होती। ये 3 से अधिक नहीं होती। ये 3 से अधिक नहीं होती। अच्छा, जो कोटि है, जब हम कोटि पढ़ रहे थे इससे पहले वाले वीडियो में, लेक्चर में, जब हम कोटि पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि कोटि फर्स्ट ऑर्डर भी होती है, सेकंड ऑर्डर भी होती है, थर्ड ऑर्डर भी होती है, जीरो ऑर्डर भी होती है, हाफ ऑर्डर भी होती है ना। मतलब कोटि प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, या फिर कोई नंबर पॉइंट में भी आ सकता है। ठीक है ना, तो जो कोटि है, कोटि पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो अथवा भिन्नात्मक, हो सकती है। पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, या फिर कोई ऐसा नंबर भी हो सकता है जो पॉइंट में आए, मतलब भिन्नात्मक। जैसे अपन हाफ ऑर्डर बोलेंगे तो 1/2, 1/2 को डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा, नंबर पॉइंट में आ गया, उसको भिन्नात्मक बोलते हैं। ठीक है ना, अच्छा, ये हमेशा प्लस में होगी और हमेशा पूर्णांक में होगी। ये हमेशा पॉजिटिव तथा पूर्णांक पूर्णांक होती है। ये हमेशा पॉजिटिव तथा पूर्णांक होती है। पूर्णांक मतलब एक कंप्लीट नंबर आएगा, 1 या फिर 2 या फिर 3, इस तरह से। कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा कि 1.5 आ गया, है ना, क्योंकि 1.5 का मतलब समझते हो, एक तो पूरा है और एक आधा है, एक तो पूरा है और एक आधा है। तो
आधा मॉलिक्यूल कैसे टकराएगा भाई, पूरा का पूरा ही जाके टकराएगा ना। मैं क्या आधा जाके किसी से टकरा सकता हूँ क्या, पूरा का पूरा ही टकराऊंगा ना, समझ रहे हो। तो ये कभी भी पॉइंट में नहीं आती है ना। पॉइंट जैसे अभी मैंने समझाया है कि 1.5, ऐसा कभी नहीं होगा। 1.5 को मतलब समझते हो, 1.5 मतलब एक और आधा, एक और आधा। तो कभी भी आधा मॉलिक्यूल नहीं टकराता है, पूरा का पूरा ही जाके टकराता है, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलरिटी कभी भी ऐसे पॉइंट में नहीं आती है, हमेशा पूर्णांक में आएगी, मतलब एक कंप्लीट नंबर आएगा, पूरा 1 या पूरा 2 या पूरा 3, इस तरह से, और पॉजिटिव में आता है, ठीक है ना। बस बाकी तो कुछ नहीं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने लिख दिए, एक बार नोट कर लो। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारा जो मॉलिक्यूलरिटी है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें एक लास्ट चीज बच रही है, आर्हेनियस इक्वेशन, और एक ये जो इफेक्टिव कोलिजन होता है वो। तो ये मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए जय राम जी की।